नमस्कार मित्रों, मैं राहुल लाल। आज मैं चर्चा करूंगा कि किस तरह से अरविंद केजरीवाल ने जेल से ही सरकार चलाने की घोषणा करके भारतीय जनता पार्टी के पूरे खेमे को टेंशन में डाल दिया है। आप लोगों को आश्चर्य लग रहा होगा कि केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है, बीजेपी खुशियां मना रही है, तमाम भ्रष्टाचार के आरोप लगा रही है भारतीय जनता पार्टी केजरीवाल के ऊपर, और वो उनके जेल भेजने में भी सफल हो गई। ऐसे स्थिति में बीजेपी क्यों खुशी मनाएंगी? इन्हीं सब मामलों को हम लोग अगले कुछ मिनटों में समझेंगे, क्योंकि कल हम लोगों ने देखा कि ईडी ने एक तरह से 6 दिनों के लिए जो है कि कोर्ट ने ईडी के आग्रह पे 6 दिनों के लिए उन्हें ईडी के रिमांड में भेज दिया गया है 28 मार्च तक के लिए। ये तमाम एक संवैधानिक कानूनी तमाम गतिविधियां चल रही हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि कोर्ट से जाते हुए अरविंद केजरीवाल जी ने जो बयान दिया कि वो इस्तीफा नहीं देंगे, वो जेल से ही सरकार चलाएंगे, यह बयान अपने आप में काफ़ी बड़ा बयान है। इस संदर्भ में मैं कह रहा हूँ कि बीजेपी ने कभी इसकी कल्पना नहीं की थी। और अगर हम लोग भारतीय जो 1947 के बाद में देश आज़ाद होता है, उसके बाद की जो पूरे इतिहास है उसमें ऐसी कोई घटना नज़र नहीं आती है। गिरफ्तार होने की स्थितियां बनते बनते तक मुख्यमंत्री इस्तीफा दे देते रहे, लेकिन यहाँ अरविंद केजरीवाल ने सीधे घोषणा कर दी कि वो इस्तीफा नहीं देंगे। इसके संवैधानिक पहलुओं को लेकर हम लोग बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन मोटे तौर पे ये स्थितियां आ रही हैं कि संविधान निर्माताओं को उम्मीद नहीं थी कि इस प्रकार की स्थिति बनेगी, इसलिए संविधान में ऐसे स्थितियों के लिए कोई वर्णन नहीं है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज़, अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी हुई, यह आम आदमी पार्टी के लिए कोई आश्चर्य का विषय नहीं था, बल्कि आम आदमी पार्टी महीनों से इस स्थिति के लिए तैयारी कर रही थी। और यही कारण है कि आज अरविंद केजरीवाल डंके की चोट पे कह रहे हैं कि हाँ, मैं जेल से शासन करूंगा, मैं मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दूंगा। उनके कुछ तैयारियों को देखिए, क्योंकि उनके तैयारियों को जब हम लोग समझेंगे तब समझ में आती है ये बात कि क्यों केजरीवाल जेल में भी है और भारतीय जनता पार्टी में एक हड़कंप की स्थिति बनी हुई है। तैयारी नंबर 1, मित्रों, आप लोगों को याद होगा कि आज से कई महीना पहले ही अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी दिल्ली में लगातार सर्वे कर रही थी, क्योंकि उन्हें अंदेशा पहले से ही था कि उन्हें कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता है। वो जनता के बीच में सर्वे कर रहे थे कि क्या मैं इस्तीफा दे दूं, अगर मेरी जेल जाने की स्थिति आए तो मुझे मुख्यमंत्री पद पे रहना चाहिए या फिर त्यागपत्र दे देना चाहिए। और बकौल आम आदमी पार्टी के अनुसार जो तमाम उन्होंने सर्वे किए, जनता ने उन्हें एक तरफा रूप से कहा कि नहीं, आप काफ़ी लोक कल्याण के काम कर रहे हैं, आपको इस्तीफा देने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो दिल्ली के मतदाताओं को काफ़ी हद तक उनके भी माइंड टोनिंग का काम आम आदमी पार्टी पहले से ही कर रही थी, क्योंकि वो जान रही थी कि ये संकट भारतीय जनता पार्टी लाएगी उनके ऊपर। तो तैयारी नंबर 1 कि जनमत संग्रह आम आदमी पार्टी ने कराया और उसके अनुसार जनता के सलाह के अनुसार भी वो पद पे बने रहेंगे। तैयारी नंबर 2, सबसे महत्वपूर्ण स्थिति यह होती कि अगर मुख्यमंत्री ही जेल में हो, मुख्यमंत्री स्वयं गिरफ्तार हो, वैसे स्थिति में, चूंकि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के केवल मुख्यमंत्री नहीं है, वो आम आदमी पार्टी के मुख्य संरक्षक भी हैं, वो संयोजक हैं, आम आदमी पार्टी के सर्वे सर्वा हैं वो। ऐसे में 2024 के लोकसभा चुनाव बिल्कुल सिर पे हैं, तो उस स्थिति में अगर उनकी गिरफ्तारी हो जाए तो पार्टी कैसे चलेगी, सरकार कैसे चलेगी, उसकी तैयारियां भी उन्होंने कर ली हैं। चूंकि दिल्ली की स्थितियां काफ़ी अलग है। दिल्ली में जो केजरीवाल के बाद नंबर 2 होते थे, मनीष सिसोदिया, वो भी गिरफ्तार हैं, सत्येंद्र जैन वो भी गिरफ्तार हैं। तो उन स्थितियों में दिल्ली में सत्ता की जिम्मेवारी, पार्टी की जिम्मेवारी, आम आदमी पार्टी को संभालने की पूरी जिम्मेवारी पहले से ही गोपाल राय, सौरभ भारद्वाज, आतिशी सरीखे जो आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उन्हें पूरी जिम्मेदारी समझा दी गई है कि वो जब जेल जाएंगे उनको क्या करना है। इस मोर्चे पे भी तैयारी पूरी है। तो बीजेपी को जो ये लग रहा था कि आम आदमी पार्टी के मुखिया को गिरफ्तार कर लेंगे, उसके बाद पार्टी पैनिक सिचुएशन में आ जाएगी, वो स्थितियां नहीं बन रही। यहां पे भी उनकी तैयारी पूरी है। अब जो सबसे महत्वपूर्ण मामला है इस समय कि जब केजरीवाल ये चीज़ कह रहे हैं कि वो जेल से ही सरकार चला लेंगे,
केजरीवाल ने कहीं न कहीं अब इस पूरे मामले को केंद्र सरकार, गृह मंत्रालय या फिर और स्पष्ट शब्दों में कहूं तो बीजेपी के पाले में डाल दिया है। आप लोगों को अभी जरूर दिख रहा होगा कि बीजेपी के लिए काफी आसान है। बीजेपी के तमाम प्रवक्ता इसमें टीवी चैनलों पे खुल के कह रहे हैं, उनके प्रवक्ता दावा कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार के आरोप लगे और केजरीवाल जी गिरफ्तार हो गए। लेकिन चैप्टर यहां से शुरू नहीं हो रहा है। ये तो काफी आसान पक्ष था जो बीजेपी जिसको काफी आसानी से निपट ले रही है। बीजेपी के लिए कठिनाइयों की डगर अब आगे शुरू हो रही है। बीजेपी क्या कर सकते हैं इस मामले को लेके कि अगर केजरीवाल अड़े हुए रहते हैं और वो इस्तीफा नहीं देते हैं, क्योंकि तैयारी नंबर 3 भी कर डाली थी अरविंद केजरीवाल जी ने, जिस तैयारी की मैं चर्चा अब रख दूं। देखिए, कभी भी कुछ उथल पुथल की सियासी उथल पुथल की स्थितियां होती हैं तो अगर पूर्ण राजी होता है तो वहाँ पे राज्यपाल कह सकते हैं उस पार्टी के लोगों को कि आप बहुमत साबित करके दिखाइए, या फिर दिल्ली जो एक केंद्र शासित प्रदेश है तो यहाँ पे उपराज्यपाल कह सकते थे कि आप बहुमत साबित करके दिखाएं। केजरीवाल जी ने पहले ही दिल्ली विधानसभा में बिना बात की उन्होंने बहुमत साबित करके भी वो प्रक्रिया पूरी कर दी है। अब आप लोग कहेंगे कि जब किसी ने कहा ही नहीं था बहुमत साबित करने के लिए तो फिर अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली विधानसभा में बहुमत साबित करके क्यों रखा था? मित्रों, एक बार जब आप बहुमत साबित कर लेते हैं, कोई भी मुख्यमंत्री, कोई भी सरकार के लोग, तो 6 महीने तक उन्हें बहुमत साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती है। यानी ये संवैधानिक स्थिति की भी तैयारी ये कर चुके हैं। अब ऐसे स्थिति में जो मैं कह रहा हूं कि गेंद अब बीजेपी के पाले में है, बीजेपी के पास क्या विकल्प हैं? बीजेपी के पास केवल 2 विकल्प है मित्रों। या तो वो दिल्ली विधानसभा को सस्पेंड कर दे, निलंबित कर दे, गृह मंत्रालय उपराज्यपाल से रिपोर्ट मांगे कि दिल्ली में एक तरह से संवैधानिक गतिरोध की स्थिति उत्पन्न हो गई है, मुख्यमंत्री त्यागपत्र देने के लिए तैयार नहीं है, तो वहाँ पे सरकार को बर्खास्त कर दिया जाए और विधानसभा को निलंबित कर दिया जाए। या दूसरी एक स्थिति हो सकती है कि विधानसभा को ही भंग कर दिया जाए, सरकार भी भंग हो जाए और विधानसभा भी भंग हो जाए। लेकिन इन स्थितियों के परिणाम भी भूतकाल में बीजेपी के लिए अच्छे नहीं रहे हैं मित्रों, इसको भी समझना बहुत आवश्यक है। और इसका जबरदस्त लाभ आम आदमी पार्टी को भूतकाल में, अतीत में मिल चुका है। आप लोगों को याद होगा कि आम आदमी पार्टी 2013 में पहली बार सत्ता में आई थी। दिल्ली विधानसभा में 70 सीटें हैं, उसमें आम आदमी पार्टी के पास 28 सीटें थी। कांग्रेस ने समर्थन किया था और 49 दिन की वो 49 डेज की वो सरकार चली थी। उसके बाद कांग्रेस ने समर्थन वापस ले लिया था, वो सरकार गिर गई थी। लेकिन तब केंद्र सरकार ने विधानसभा को निलंबित कर दिया था और 2015 में फिर चुनाव हो रहे थे। उस बीच में उपराज्यपाली शासन चला रहे थे। वो सरकार एक तरह से ब्यूरोक्रेटिक सरकार चल रही थी। लेकिन जनता के बीच में यह संदेश चला गया कि दिल्ली में तमाम चीज़ें जो है कि वो अच्छी नहीं हो रही हैं। केजरीवाल के साथ जो है कि एक अच्छा व्यवहार नहीं हुआ। वो सरकार को गिराने के आरोप बीजेपी के ऊपर लग गए और उस समय जो उपराज्यपाल ने अच्छे काम नहीं कर पाए, वो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर वो भी बीजेपी के पास चला गया। यानी लोगों में बीजेपी को लेकर भारी निराशा की स्थिति उत्पन्न हुई और आम आदमी पार्टी के लिए भारी सहानुभूति की स्थिति उत्पन्न हुई। यही कारण है कि 2013 में जब आम आदमी पार्टी के पास 28 सीटें थी, लेकिन 2015 के चुनाव में आम आदमी पार्टी के पास 70 में से 67 यानी केवल 3 सीटें बीजेपी के पास, बाकी सारी सीटें आम आदमी पार्टी के पास आ गई। और मित्रों, 2020 में भी आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में काफ़ी शानदार प्रदर्शन करती है और 70 में से 62 सीटें जीतती हैं और बीजेपी केवल 8 सीटों पर सिमट जाती है। तो वहाँ से जो जनाधार बना, यानी जो एक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर उत्पन्न हुआ, कब? वो 2014 में 2013-14 के दरमियान में 13-14-15। थोड़ा उस पॉइंट को समझना मित्रों आवश्यक है आप लोगों के लिए, क्योंकि देखिए 2013 में सरकार गिरी, उसके बाद देश लोकसभा चुनाव की तरफ अग्रसर हुआ और 14 में मोदी जी और अमित शाह की जो सरकार ये देश में 14 से चल रही है, उस समय ये मांग की स्थिति बनी थी कि तेज़ी से दिल्ली में विधानसभा चुनाव संपन्न करा दिए जाएं। लेकिन मोदी सरकार ने उसको टालने का प्रयास किया और उसको टालने के कारण से वो 15 में चुनाव हुए। इस स्थिति में जो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर हुआ वो केंद्र सरकार के नाते सीधे मोदी जी के पास चले गए और उसका नुकसान काफ़ी ज़्यादा बीजेपी को हो गया। तो आप सोच के देखिए, ये स्थितियां बनी ऐतिहासिक तौर पे। यानी बीजेपी ऐसा कोई भी कदम उठाती है अगर दिल्ली में आगे चलकर,
या अभी भी कर देती है ये कदम, तो इसका अगर सरकार त्वरित तौर पे ऐसा कोई निर्णय लेती है तो इसका काफ़ी बड़ा खामियाजा उन्हें लोकसभा चुनाव में उठाना पड़ेगा और आगे होने वाले विधानसभा चुनाव में भी उठाना पड़ेगा। दूसरी चीज़ थोड़ा इसे और बारीकी के साथ समझने की ज़रूरत है हम लोगों को कि देखिए, इस बीच में एमसीडी के भी इलेक्शंस हुए हैं। दिल्ली में एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी काफ़ी मजबूती के साथ रही है, लेकिन जनता के बीच में सेवा करने का एमसीडी वाला जो जगह था, उस जगह को भी भारतीय जनता पार्टी वहाँ से भी बाहर हो चुकी, वहाँ पे भी आम आदमी पार्टी है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद, यानी अब जबकि अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो चुके हैं, हिरासत में हैं, उस स्थिति में रिमांड पे ले लिया गया है उन्हें ईडी द्वारा। सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये उठता है कि अभी दिल्ली की जनता या फिर देश की जनता जहां आम आदमी पार्टी का प्रभाव है, वो आज के समय में क्या सोच रही है? क्या बीजेपी ने जो परसेप्शन बनाया इस समय, वो परसेप्शन बना पड़ा हुआ है कि उनको भ्रष्टाचारी रूप में माना जा रहा है, या फिर जनता उनसे सहानुभूति रख रही है? मैं इस संदर्भ में एक प्रमुख चैनल पर प्रसारित सी वोटर के सर्वे के तथ्य को आप लोगों के सामने में रखना चाहूँगा। जब अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी होती है तो सी वोटर ने त्वरित तौर पे सर्वे कराया, और उसके त्वरित तौर के सर्वे के दो क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये, उसमें जनता से यह सवाल पूछा गया कि क्या केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आपको सहानुभूति वोट मिल सकते हैं? तो जो जवाब था, 52% लोगों ने उस सर्वे में जवाब दिया हाँ। और इस बीच में अगर मैं भी दिल्ली में लगातार जो है कि केजरीवाल जी की गिरफ्तारी के बाद से मैं आसपास जहाँ भी घूमा हूँ, वहाँ पे मैंने भी पाया है कि एक तरह से बड़ी सहानुभूति की लहर की स्थिति अरविंद केजरीवाल जी के लिए दिल्ली में है इस समय, और वो सी वोटर के सर्वे में भी प्रतिध्वनित हो रहा है। इतना ही नहीं, क्योंकि दो जगह सरकार है आम आदमी पार्टी की, दिल्ली में और पंजाब में। पंजाब को लेके भी एक सवाल था सी वोटर के सर्वे में, जो पंजाब की जनता से पूछा गया, क्या केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद पंजाब में आम आदमी पार्टी कमज़ोर होगी? वहाँ पे जो जवाब मिला, 38% लोग कह रहे हैं कि हाँ कमज़ोर होगी, और 53% लोग कह रहे हैं कि नहीं और मजबूत होगी। यानी दिल्ली से लेकर पंजाब तक जो सूचनाएं आ रही हैं कि आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी के बाद उनके लिए एक बड़ी सहानुभूति की स्थिति उत्पन्न है। नंबर 2, मित्रों, ये भी चीज़ हम लोगों को समझना होगा कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में गठबंधन है, और वो गठबंधन दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली में 4 सीटों पे आम आदमी पार्टी लड़ेगी, 3 सीटों पे कांग्रेस लड़ेगी। यह गठबंधन हरियाणा में भी है। हरियाणा में लोकसभा की 10 सीटें हैं, जिसमें से 1 सीट पे आम आदमी पार्टी लड़ेगी, 9 सीटों पे कांग्रेस लड़ेगी। यह गठबंधन गुजरात में भी है। गुजरात के में भी जो है कि 2 सीटों पे आम आदमी पार्टी लड़ेगी, बाकी 6 सीटों के पे कांग्रेस लड़ेगी। अब मैं दिल्ली से शुरू करूं मित्रों। देखिए, दिल्ली में स्थिति ऐसी है कि आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के महत्व को समझने के लिए हम लोग को 2019 के लोकसभा चुनाव में जाना पड़ेगा। दिल्ली में विधानसभा चुनाव में तो आम आदमी पार्टी काफ़ी शानदार प्रदर्शन करती रही। हम लोगों ने भी देखा कि एमसीडी में भी आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन काफ़ी शानदार रहा। लेकिन लोकसभा चुनाव में यहाँ पे लोगों ने 2019 में सेकंड नंबर पे यानी कि जो बीजेपी के साथ टक्कर में रही, वह टक्कर में रही कांग्रेस। दिल्ली के 7 लोकसभा सीटों में कांग्रेस 5 लोकसभा सीटों में नंबर 2 पे खड़ी रही, और 2 लोकसभा सीटों पे आम आदमी पार्टी खड़ी रही। दिल्ली की स्थिति ऐसी है कि अब तक नेताओं के बीच में काफ़ी अच्छे संबंध तो हो ही चुके थे। गठबंधन टीम इंडिया में जो है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, इनके बीच में तालमेल में कोई समस्या नहीं थी। उल्टे जब अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है तो आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं और कांग्रेस के कार्यकर्ता, उनके बीच में भी एक तरह से अगर मैं कहूँ कि फिजिक्स केमिस्ट्री सब चीज़ें काफ़ी अच्छी से तैयार हो गई, और इनका वोटर भी काफ़ी कॉमन है मित्रों। जब दिल्ली में शीला दीक्षित की सरकार हुआ करती थी तो उनके भी जो वोटर थे दिल्ली के निम्न आय वर्ग के लोग, उनके बड़े पैमाने पे वोटर होते थे, और निम्न आय वर्ग के लोग केजरीवाल के भी बड़े पैमाने पे वोटर हैं, और साथ ही साथ मध्यम वर्ग के लोग भी केजरीवाल जी के वोटर हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव में। क्योंकि दिल्ली में कुछ एक बड़ा वोटर का वर्ग ऐसा है जो कि लोकसभा चुनाव में मोदी जी के साथ चला जाता था, और विधानसभा चुनाव में वो मुख्यमंत्री केजरीवाल जी के साथ होता था। तो वो वोटर जो लोकसभा में मोदी जी के पास जा सकता था, उनमें भी नाराजगी है कि मुख्यमंत्री केजरीवाल जी के साथ
भारतीय जनता पार्टी ने न्याय नहीं किया है। ये एक ऐसी स्थिति और एक ऐसे कॉम्बिनेशन की तरफ दिल्ली जा रही जहां पे कि भारतीय जनता पार्टी के लिए अब एक सीट भी जीतना मुश्किल है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी को ये संकट का अंदाजा पहले से ही था, गठबंधन बनने के बाद से ही था। यही कारण था कि दिल्ली में उसने 7 में से 6 स्थानों पर अपने उम्मीदवारों की सूची टिकट बदल दिए, केवल और केवल मनोज तिवारी जी का टिकट जो है वो सुरक्षित रह सका। लेकिन इन परिस्थितियों में क्या मनोज तिवारी जी भी अपना सीट जीत पाएंगे? बहुत ही कठिन है दिल्ली की डगर, चूंकि दिल्ली लोकसभा चुनाव चाहे 2014 हो, 2019 हो, सातों के सातों लोकसभा की सीटें सीधे भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई हैं। ये इस बार जाने की कोई उम्मीद, कोई संभावना दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है कि 14 और 19 वाला परिणाम भारतीय जनता पार्टी इस परिस्थितियों में प्राप्त कर ले। और अब जब केजरीवाल जेल से शासन करने का दावा कर रहे हैं, जेल जा रहे हैं वो, तो उन परिस्थितियों में उनके साथ जो एक्स्ट्रा सहानुभूति वोट है, वो मैं बार बार कह रहा हूं कि वो उसका प्रभाव, ये तो हम लोगों ने दिल्ली का विश्लेषण किया। अभी हाल ही में जब गुजरात के विधानसभा चुनाव संपन्न हुए थे, तो वहां पे आम आदमी पार्टी ने कुछ क्षेत्रों में काफी शानदार प्रदर्शन किया था और वह अच्छा खासा वोट शेयर लाने में भी सफल हुई थी। वहां पे भी अब आम आदमी पार्टी के लिए काफी ऊर्जा की स्थिति आ चुकी है और वह ऊर्जा कांग्रेस को भी प्राप्त होगी। ऐसे स्थिति में 100% परिणाम गुजरात में 2014 के लोकसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी ने प्राप्त किया, चूंकि मोदी जी का वो गृह राज्य है। 2019 में भी प्राप्त किया। लेकिन केजरीवाल जी की गिरफ्तारी के बाद से अब स्थितियां ऐसी दिख रही हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी और अमित शाह जी का गृह राज्य के गढ़ में भी अब सेंधमारी होते हुए नजर आ रही है। यही कारण है, मैं बार बार कह रहा हूं कि केजरीवाल जी की गिरफ्तारी ने कहीं न कहीं, और जो केजरीवाल जी केवल उन्होंने 2 बयान दिए। एक तो केजरीवाल जी ने जो बयान दिया कि मेरा जीवन देश के लिए समर्पित होगा, वो बयान है, और दूसरा चीज कि मैं जेल से ही शासन करूंगा, उसके इस प्रकार के परिणाम दिख रहे हैं। कल ईडी ने, चूंकि विश्लेषण काफी लंबा होता चला जा रहा है, लेकिन कुछ प्रमुख चीजों को रखना अभी भी काफी आवश्यक है। अब थोड़ा आते हैं ईडी के कार्रवाई के ऊपर कि ईडी क्या पक्ष रख रही थी। कल कोर्ट में भी ईडी ने क्या पक्ष रखा। ईडी बार बार एक चीज कह रही है कि हमें अरविंद केजरीवाल जी से पूछताछ करनी है, हमें मनी ट्रेल पता करना है। आप देखिए मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी कब की हो चुकी है, लेकिन अब तक ईडी मनी ट्रेल ही पता कर रही है। लेकिन इसके जवाब में आम आदमी पार्टी जिस मनी ट्रेल की बात कर रही है, वह सच में मित्रों चौंकाने वाली बात है। आम आदमी पार्टी का जो वो बता रही है कि भाई ईडी कौन से मनी ट्रेल की बात कर रही है। हम तो बता रहे हैं इस पूरे घोटाले को लेकर, दिल्ली के जिस लीकर पॉलिसी के घोटाले को लेकर अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया गया है, उसके मुख्य आरोपी, उसके जो दिल्ली एक्साइज पॉलिसी के मुख्य आरोपी थे पी शरद चंद्र रेड्डी, उनको लेकर मनी ट्रेल की स्थिति आई है इलेक्टोरल बॉन्ड से, जिससे कि एक तरह से परसेप्शन के मामले में भी भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार के मामले में काफी पीछे रह गई है। पी शरद चंद्र रेड्डी को मुख्य अभियुक्त बनाया गया था ईडी के तरफ से। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज, 10 नवंबर को ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया, 10 नवंबर 2022 को, और मित्रों 15 नवंबर को ही वो अरविंदो फार्मा के वो डायरेक्टर हैं। अरविंदो फार्मा कंपनी ने 5 दिन बाद ही 5 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद लिए, यानी 15 नवंबर को, और भारतीय जनता पार्टी ने 21 नवंबर को ही उन पैसों को भुना भी लिया। सबसे महत्वपूर्ण चीज, एक मई 2023 में जो सबसे इस मामले में रोचक चीज है, हम लोग अब तक देखते हैं कि ईडी के मामलों में लोगों को जमानत नहीं मिल पाती है। पीएमएलए के कानून इस प्रकार से हैं कि ईडी जमानत का विरोध करती है और जमानत लोगों को नहीं मिल पाता है। लेकिन पी शरद चंद्र रेड्डी को मई 2023 में स्वास्थ्य कारणों से जमानत मिल गई, और उन्होंने क्या कारण दिया कि उनके पीठ में दर्द हो रहा है, इसलिए उन्हें जमानत दे दी जाए, और ईडी ने उस जमानत का कोई विरोध नहीं किया। सोचिए कि ईडी जैसे संस्थान में, अब तब तो फिर अरविंद केजरीवाल जी कह दें कि उन्हें भी शरीर में 10 जगह दर्द है, वो कई तरह के स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित भी रहते हैं। तो जब आप इलेक्टोरल बॉन्ड भारतीय जनता पार्टी को दे देते हैं, तो उसके बाद भारतीय जनता पार्टी इतनी सहृदयी हो जाती है, और मई में उन्हें जमानत मिलती है, मई 2023 में, और जून 2023 में वो मुख्य सरकारी गवाह बन जाते हैं, और उन्हीं के बयान के आधार पर अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी हो जाती है। और वो 8 नवंबर 2023 को
फिर से इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदते हैं 25 करोड़ का, और उसी नवंबर महीने में उनके इलेक्टोरल बॉन्ड को फिर बीजेपी भुना भी लेती है। टोटल वो लगभग 34 करोड़ की राशि जो है कि वो इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में भारतीय जनता पार्टी को दे देते हैं। तो एक तरह से अगर हम लोग मनी ट्रेल की बात करें तो वो मनी ट्रेल तो सीधे सीधे चुनाव आयोग के वेबसाइट पे नज़र आ रहा है, जहाँ पे ईडी अगर हल्का सा मेहनत करे तो मनी ट्रेल बिल्कुल स्पष्ट है। तो मित्रों, भारतीय जनता पार्टी भले ही भ्रष्टाचार के विरुद्ध संघर्ष करने के जितने भी प्रयास करे, विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार करने की जो कोशिशें करें, लेकिन ये तमाम दाव उन्हें उल्टे ही पड़ जा रहे हैं। और सबसे बड़ा दाव कि जब केजरीवाल ने ये दावे कर दिए कि वो जेल से ही शासन चलाएंगे, उस कारण से बीजेपी में हड़कंप मचना लाजमी था, और आप लोग उन तमाम तथ्यों को समझ चुके हैं। धन्यवाद मित्रों।